हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक वॉर्मर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर 2 स्मृति। तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है श्रीराम शर्मा। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर की आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। तो 1908 की बात है ये, या तो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी की शुरुआत में। यहाँ पर हम लोगों को मंथ जो है वो क्लियर नहीं दिया हुआ है, या तो दिसंबर के वो लास्ट में हो सकता है या जनवरी की शुरुआत में। चिल्ला यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। तो 2-3 दिन पहले क्या हुआ, पूर्व का मतलब पहले, 2-3 दिन पहले बहुत बारिश पड़ गई थी, इसीलिए जो ठंड थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं जरबेरी की बेर तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी से ज़ोर से पुकारा कि तुम्हारा भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा तो शाम के करीब 3 या 4 बजे होंगे, और बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ जो लेखक हैं वो बेर तोड़ के खा रहे थे। इतने में ही गाँव से एक आदमी आता है और वो ज़ोर से चिल्लाकर लेखक को बताता है कि तुम्हारे जो बड़े भैया हैं वो तुम्हें बुला रहे हैं और जल्दी ही तुम घर लौट जाओ। तो जो लेखक हैं वो अपने घर जाने लगते हैं। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसीलिए सहमा हुआ चला जाता था। तो लेखक के साथ उनका छोटा भाई था, और उनके जो बड़े भाई साहब यानी कि उनके जो बड़े भाई थे वो मारेंगे या डांटेंगे, इसकी डर की वजह से वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी जो उनके भाइयों ने इतनी जल्दी बुला रहे हैं। डरते डरते वो अपने घर में घुस जाते हैं। आशंका यानी कि एक मिनट, डरते डरते आशंका यानी कि डर से कि बेर खाने की वजह से ही उनके भैया उन्हें बुला तो नहीं रहे कि तुम बेर तोड़ के खा रहे हो दूसरों के पेड़ से, तो उन्हें डर लगने लगा। लेकिन जैसे ही वो आंगन में जाते हैं उन्हें दिखता है कि उनके जो बड़े भैया हैं वो पत्र लिख रहे हैं। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। तेज़ी से जाना, जिससे शाम को डाकघर में चिट्ठियाँ निकल जाएं, ये बड़ी ज़रूरी है। तो जब उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई पत्र लिख रही हैं, तो ये देखकर उन्हें पिटने की जो आशंका थी, जो डर था, वो मिट जाता है। और उनके जो बड़े भैया हैं उनसे कहते हैं कि इन पत्रों को ले जाकर तुम डाक खाने यानी कि पोस्ट ऑफिस में डालाओ, ताकि शाम तक जब ये चिट्ठियाँ निकलें ना तो ये पहुँच जाएँ। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लेटर है। जाड़े के दिन थे ही 30 पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा लज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माने बुझाने के लिए थोड़ी सी चने धोती में बांध दिए। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा उन्हें ठंड लग रही थी, वो काँप रहे थे सर्दी की वजह से। तो उनकी मम्मी ने क्या किया, थोड़े से चने उन्हें कपड़े में बांध कर दे दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना उम्र से राइफल से नहीं। मेरा डंडा उन अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। तो जो लेखक है ना, वो अपने छोटे भाई के साथ उन चिट्ठियों को पहुंचाने के लिए चले जाते हैं। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पकड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उसने आम झुरे जाते थे, यानी कि जो वहाँ का रास्ता था ना, वहाँ से जितने भी आम थे वो तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूंग डंडा संजीव प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। तो लेखक ने क्या किया, उन्होंने जितनी भी चिट्ठियाँ थी वो अपने टोपी में रख ली, क्योंकि उनकी जो कुर्ता था उसमें कोई भी पॉकेट नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस से गाँव से 4 फलंग दूर से उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। तो एक कुआं था जिसमें कि एक सांप रहा करता था। तो उछलते कूदते थोड़ी ही देर में गांव से बाहर निकल आते हैं उस कुएं के पास। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं के होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था।
बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। तो वहाँ पे जो कुआं था ना वो बहुत ही ज़्यादा गहरा था और उसमें पानी भी नहीं था। अब ये तो पता नहीं कि वो सांप कैसे पड़ गया उसमें, लेकिन बच्चे आते जाते बड़ी शरारतें करते थे। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमारा उस कुएं में उजकने का सूझी। सबसे पहले उजकने वाला मैं ही था। कुएं से जाकर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसने सुनने के बाद अपनी बोली प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा हुई, पर कुएं से ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। फुसकार यानी कि जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पत्थर डाल दिया। जब वो स्कूल से वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उसमें डाल के देखा कि हम भी तो देखें ज़रा कि कुएं में पत्थर डालते हैं तो कैसी आवाज़ आती है। तो लेखक ही पहले इंसान थे जिन्होंने उस कुएं में पत्थर डाला था। तो वहाँ से फुसकार सुनाई पड़ी, जैसे फुस करके सांप की आवाज़ सुनाई दी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हुए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीपे कुत्ते के भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछलकर एक एक ढीला फेंका और कुएं से आने वाले क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह लगाए। तो पहले तो सब लोग डर गए, ये चौंक गए कि क्या हो रहा है ये। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि सब बच्चों ने एक एक पत्थर उठा के फेंकने लगे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी का एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। तो अपने स्कूल जाते टाइम वो लोग सभी बच्चे क्या किया करते थे, सुबह के टाइम एक पत्थर डालती थी उस कुएं में और शाम को आधे वक्त। ये रोज़ाना की आदत सी हो गई। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही उस दोनों के कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हुई। तो वो क्या करते थे, उनके जब वो स्कूल जाते थे तो वो एक टोपी लगा कर जाया करते थे, जिसे वे पकड़ कर अपने दूसरे हाथ से पत्थर फेंका करते थे। अब जैसे ही वो चिट्ठियाँ ले जा रहे थे तभी उनका मन हुआ कि एक बार हम क्यों ना फिर सांप की फुसकार सुने। तो इससे आगे का चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।